देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत बनी हुई है। हालांकि इस बीच देश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात करें तो 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में दस्तक हुई थी और उसके बाद महज 5 दिनों में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी बीच अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं। तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर है? लगातार खतरे की घंटी यहाँ पर बज रही है। नया वेरिएंट जो है अपनी संक्रामकता बढ़ा रहा है और इस बीच में जब सारे प्रतिबंध हटे हुए हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है, हम जानने के लिए जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति हाल फिलहाल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि देश में दस्तक दे चुका है और महज 5 दिनों में 5 राज्यों में इसके नए मरीज सामने आ चुके हैं नए वेरिएंट से संक्रमित। तो क्या कुछ लगता है आपको, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, मध्य प्रदेश की फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन देश में ज़रूर 23 नए ओमिक्रॉन के संक्रमित मिले हैं, जो चिंताजनक जरूर, लेकिन जिस तरह से बताया गया था कि 50 गुना तेज़ी से फैलता है, ये फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं कुछ इस तरह की जो है वो संक्रमण की गति देखने को मिले। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, सबसे पहले कर्नाटक में 2 मरीज मिले थे, उसके बाद से शुरुआत होकर ये 23 हो चुके हैं। हालांकि कई लगातार नई स्टडीज़ आती जा रही, उसके बाद ये ज़रूर हो रहा है कि इतना घातक नहीं कहा जा रहा है। WHO अपने बयान में लगातार परिवर्तन कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डेल्टा जितना घातक नहीं है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण विषय जो निकल कर आता है दीपिका जी, वो है बच्चों के टीकाकरण को लेकर, क्योंकि अभी तक जितने भी 2 लहरें आ चुकी हैं, 18 वर्ष से अधिक से उम्र के लोगों को टीकाकरण हो चुका है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है। तो ऐसे में बच्चों का जो है वो संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। हमारे साथ डॉक्टर निखिल ओझा सर मौजूद हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और फिलहाल प्रभारी हैं PC सेठी अस्पताल के। सर, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तो टीकाकरण हो गया है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अभी भी टीकाकरण से वंचित है। ऐसे में उनके संक्रमक होने की क्या चांसेस रहते हैं? देखिए, संक्रमण होना तो बच्चे हों या एडल्ट हों, करीब करीब सभी को जो रिस्क है वो तो सेम है। जहाँ तक हम छोटे बच्चों की बात करें, जो 6-7 साल से छोटे बच्चे रहते हैं, वो मोस्टली घर में रहते हैं, इसलिए शायद इन्फेक्शन रेट कम हो, बट उनको भी इन्फेक्शन उनके यहाँ जो एडल्ट आ रहे हैं, उनके यहाँ जो बड़े लोग आ रहे हैं, उनके माध्यम से हो सकता है। पिछली बार के जो सेकेंड वेव आई थी उस समय और उसके बाद के जो सीरो सर्वेज हुए थे, उसमें ये देखा गया है कि काफ़ी सारे बच्चे नोइंगली अननोइंगली इन्फेक्ट हुए हैं। मतलब उनको इन्फेक्शन हुआ, हो सकता है उनको लक्षण डेवलप नहीं हुए क्योंकि घर में कोई बड़ा बीमार हुआ जी। और इसीलिए उसके बाद में जब हमने उनके सीरो सर्वेस कराए तो उन बच्चों में इन्फेक्शन के लक्षण थे या उनमें एंटीबॉडीज़ बन गई थी। इसका मतलब ये था कि उनको सब क्लिनिकल या क्लिनिकल, मतलब या तो लक्षणों के साथ इन्फेक्शन हुआ या बगैर लक्षणों के साथ। तो इन्फेक्शन होना डेफिनेटली बच्चों को भी उतना हो सकता है। कई बच्चे मूवमेंट भी करते हैं, कॉलोनीज़ के अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को अगर बड़े लोगों को इन्फेक्शन है तो उनको हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि दे आर एट रिस्क, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाय वर्च्यू ऑफ नेचर, भगवान की कृपा या नेचर से बच्चों में संक्रमण को लड़ने की क्षमता ज़्यादा अच्छी रहती है एक समय के बाद। शुरू के 2-3 महीने तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो लोग पहले इन्फेक्शन नहीं देखे होते हैं, पर जब वो इन्फेक्शन उनका शरीर सहन करने की क्षमता बनाने लगता है तो देयर इम्यून सिस्टम, उनका जो डिफेंस है, उनको जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो एक एडल्ट या 30-35-40 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों से ज़्यादा अच्छी रहती है जी। तो इसलिए अगर उन लोगों को इन्फेक्शन होगा भी तो उनकी शरीर ज़्यादा अच्छी तरह फाइट करेगा और वो क्योंकि दूसरी बीमारियों से ग्रसित नहीं है जी। हमने पिछले 2 वेव में ये देखा है, जो कोमॉर्बिड, कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती हैं वो यूजुअली
30-40 ईयर्स के बाद वाली होती हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोई ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारी, अस्थमा है, या उन्होंने कोई दूसरी बीमारियों के लिए लंबे टाइम स्टेरॉइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ ली हैं। इस कारण से वो बीमार ज़्यादा होते हैं और उनके लक्षण भी ज़्यादा होते हैं और वो खतरनाक और घातक हो जाते हैं। पर जहाँ हम बच्चों की बात करें, बच्चों में इस तरह की बीमारियाँ नहीं है, तो इसलिए उनकी शरीर नया भी है, जवान भी है और लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है। इसी कारण से वो अगर बीमार होंगे भी तो मेरा सोचना है, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके हिसाब से, कि वो लोग बीमारी को ज़्यादा अच्छी तरह लड़ पाएंगे। जहाँ तक रही वैक्सीनेशन से रिलेटेड, जी हाँ, वैक्सीनेशन का ही जानना चाह रहा था कि अभी तक 18 वर्ष से अधिक लोगों को ही हुआ है। ऐसे में वो रिस्क जोन में है कि 2 वर्ष से या हम 6 माह से लेकर 18 वर्ष तक की बात करें, वो रिस्क में, क्योंकि देश में कुछ जगह बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं और एक मौत का मामला भी आया, कोविड से बच्चे की मौत हुई है। उसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि बच्चों में टीकाकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अक्टूबर माह में सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी अब तक टीका नहीं आना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ। देखिए क्या है कि हमारा जो तंत्र है, मेडिकल से रिलेटेड जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उन सब का ये सोचना है कि हम पहले दूसरे कोई ग्रुप में होते हुए देख लें, जिससे हमको कॉन्फिडेंस आए, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चों में ट्रायल्स हुई हैं वो अभी इतनी पुख्ता नहीं हो पाई हैं। और नंबर 3, एक जो नेगेटिव चीज़ होती है कि बच्चों का डेवलपिंग शरीर होता है, विकासशील शरीर होता है, और उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी विकासशील होता है। कई बार जो वैक्सीनेशन के कारण कुछ बीमारियां जनित हो जाती हैं, मींस वैक्सीनेशन के कारण भी कुछ बीमारी डेवलप हो सकती है, जिसके बारे में हम अभी कुछ बोल नहीं सकते और ना हम जानते हैं। एक वो प्रोबेबिलिटी है, इस कारण से एक वो कारण है जिस कारण से हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है करने में। पर अगर हम उसको तोलें, क्योंकि कुछ बच्चे बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम रख सकते हैं, कुछ उनको जनित बीमारियों से, है ना, पैदा हुए उसके साथ की बीमारियों से। पर अगर हम आज कोरोना के बीमारी और उससे मरने वालों की लोगों की संख्या, बीमारी की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को अगर हम वे करें, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन से अगर कुछ होगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होंगी। तो वैक्सीनेशन होना तो चाहिए। जी प्रवीण जी, लेकिन जी दीपिका, जैसा कि कहा आपने, अक्टूबर में सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है अब तक, लेकिन वैक्सीन आई नहीं है, बच्चों का टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, विश्व के कई देशों में वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू हो चुका है और शुरू हुए कई महीने हो चुके हैं। क्या कारण है? ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, ये नारा कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर बनाता है, लेकिन हम इस तरह का रिस्क तो नहीं ले सकते। हम क्या इसे आयात नहीं कर सकते हैं, बाहर से मंगा नहीं सकते हैं? क्योंकि वहाँ तो बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो ही चुका है और वहाँ के हमें रिजल्ट भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको? जी डॉक्टर साहब, दीपिका जानना चाहती कि विश्व के कई देशों में जो है वो बच्चों पर टीकाकरण प्रयोग हो चुके हैं, वहाँ के रिजल्ट्स देखे जा चुके हैं, तो क्या उन स्टडीज़ के आधार पर हम अपन चेंजेस कर जल्द से जल्द टीकाकरण नहीं किया? नहीं, देखिए वही अभी मैं बोल रहा था कि कुछ कंट्रीज़ में टीकाकरण हो चुका है और बच्चों की विशेषज्ञों की जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडिया में, जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने भी रिकमेंड करा है कि हम वैक्सीनेशंस इंडियन बच्चों में कर सकते हैं। बट हो सकता है उसकी लॉजिस्टिक्स के कारण शायद शासन उसको अभी किसी कारणवश डिले कर रहा हो, पर वैक्सीनेशन होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों को भी वही प्रोटेक्शन देगा जो कि दूसरे एडल्ट्स को मिल रहा है। जैसा एक उसके साथ एक चीज़ और है कि जैसा हम समझते हैं कि अभी हम लोग वेरिएंट्स के भी बारे में बात कर रहे हैं कि कोरोना के जो वायरस के वेरिएंट्स हैं, देखिए जितने भी बीमारी देने वाले वायरसेस होते हैं, जैसे हम पुराने कुछ वायरसेस की बात करें, हमने चिकन पॉक्स पे विजय पाई, स्मॉल पॉक्स पे विजय पाई, चिकन पॉक्स है, पोलियो को हमने एरेडिकेट किया। कुछ वायरसेस अपनी जेनेटिक चीज़ें बदलते नहीं हैं,
और कुछ वायरसेस जैसे कि मीजल्स है, जब हम टीकाकरण करते हैं, लार्ज नंबर पे टीकाकरण करते हैं, तो वायरस भी अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने आप को बदलता है, जैसे कि हम सब लोग भी बदलते हैं। तो वायरस बदल के जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये क्रॉस प्रोटेक्शन कितना हो पाएगा, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम बच्चों में बहुत सारे डोजेज नहीं लगा पाएंगे, एक ये चीज़ रहती है। लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, इसका भी हमारे पास में एक स्टडी होना चाहिए पार्ट पीछे का। अगर हम आप समझ रहे हैं कि पीछे हमने कितने लोगों को लगाया, पर मेरा सोचना है कि अगर हम सब चीज़ों की खतरे, बीमारी, उसके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीज़ें सोचें, तो अल्टीमेटली बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट का जिसको बताया जा रहा है 50 गुना तेज़ी से फैलेगा। तो ऐसे में हमने दूसरी लहर में देखा कि घर में अगर 8 सदस्य हैं तो लगभग 7 सदस्य संक्रमित हुए हैं। ओमिक्रॉन अगर खुदा ना खास्ता फैलता है तो बच्चे भी इसमें प्रभावित। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार में वो 2-3 कमरे या बड़े घर में भी रह रहे हैं, अगर एक बीमार होगा, और जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन के बारे में हम सुन रहे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में भी स्प्रेड हो रहा है, तो वो पूरा परिवार बीमार होगा डेफिनेटली। सर, ऐसे में अब हम सवाल उठता है कि टीकाकरण अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है, जो भी कारण होंगे, स्टडीज़ पूरी नहीं है, लॉजिस्टिक की परेशानी है। इन सब के बीच अगर हमें बच्चों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के अलावा कोरोना संक्रमण से बचाए रखना हो, इस समय हमें क्या सावधानी बरतनी? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो शायद हम सब लोग देख रहे हैं कि हमने स्कूल जाने में फिर ऑल्टरनेट डे करा शासन ने, तो हमको पब्लिक एरियाज़ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो वहाँ बच्चों को नहीं भेजना, मास्क पहन के रखना। अभी लेटेस्ट यूरोप में जो रिकमेंडेशंस कल परसों में ही WHO ने और वहाँ के डॉक्टर्स ने करी है कि आप घर के अंदर भी मास्क लगा के रखें, क्योंकि ओमिक्रॉन जो आ रहा है वो प्रॉब्लम देगा। तो मास्क लगा के बच्चों को रखना, भीड़ भाड़ से दूर रखना, स्कूल या कंजेशंस जहाँ पे भी होते हैं वो, और हमारे घर में भी हम कंजेस्टेड ना रहें। एक कमरे में 6-7 लोग या 5-6 लोग एक साथ ना रहें। जिनके घर छोटे हैं उनकी बात समझ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं खिड़की दरवाज़ों को खुला रखना और सफाई रखना, हाथ धोते रखना, और लोगों से करीब में नहीं देना। बच्चों को दूसरे बड़े लोगों की गोद में उठा के खेलने का जो बात होती है वो ना करना। ये सब तीनों चीज़ें हमको, मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, फिजिकली कांटेक्ट से दूर रखना, भीड़ भड़े लोगों से दूर रहना, और बच्चों को सफाई के साथ रखना। हम सोचते हैं कि विदिन 1 मंथ में ही, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि वैक्सीनेशन चालू होना चाहिए बच्चों के लिए। पर वैक्सीनेशन भी हमारे को ये प्रोटेक्शन नहीं देता कि हम बगैर मास्क के कहीं घूम लें। बिल्कुल सही बात है। हमें मास्क और शारीरिक दूरी का पालन तो अवश्य करना। मैं यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन से आपकी बीमारी लड़ने की क्षमता बनती है, पर बीमारी होने से रोकने की क्षमता नहीं बनती। यू कैन बी इन्फेक्टेड, बट अगर आप बीमार हुए तो आप खतरनाक बीमारी नहीं होगी, ये प्रोटेक्शन है। पर ऐसा नहीं है कि मैं वैक्सीन लग गया तो मैं बगैर मास्क के घूम लूँ। लंग्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, मैं बीमार हो सकता हूँ, पर खतरनाक बीमारी नहीं होगी। दीपिका, कुछ प्रवीण जी, जानना बहुत चाहती? जी, महत्वपूर्ण दीपिका। बात यहाँ पर निखिल जी ने कही है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से नए वेरिएंट के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह की लापरवाही लोगों में बढ़ती जा रही है, मास्क नहीं लगा रहे, हम रोज़मर्रा में आने जाने में हम देख रहे हैं कि लोगों की घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। क्या लगता है ये लापरवाही तीसरी लहर का कारण बन सकती है? और दूसरी चीज़ ये कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, बचाव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके का हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है इसके, लेकिन घातकता कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पहचाने कि ये कि संक्रमण हो चुका है? जी, दीपिका ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि ओमिक्रॉन को लेकर उसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी कुछ खास नहीं है। ऐसे में लोग जो है वो जल्द समझ नहीं पाएंगे कि हाँ ये संक्रमित हुआ है, तो हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके अलावा जो लापरवाहियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं शहर में, हम देख रहे हैं पहले हर जो है वो दूसरा व्यक्ति मास्क लगाए हुए था, लेकिन अब हर 5वां व्यक्ति बिना मास्क के हमें नज़र आता है।
देखिए वो जो नया वेरिएंट है वो स्प्रेड बहुत जल्दी होगा, नंबर वन, और दूसरा हर जने में लक्षण नहीं आएंगे, तो वो वायरस के साथ घूम रहा है और वो दूसरों को इन्फेक्ट करते रहेगा, यही एक रिस्की सबसे बड़ा है। तो मैंने आपको बोला अभी कि यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मतलब मास्क लगा के हर समय रहना घर के अंदर भी, नंबर दो भीड़ भाड़ से दूर, नंबर थ्री आपको अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, मतलब मेरे को अगर कोई काम नहीं है तो मैं क्यों 56 दुकान जाऊं, मेरे को अगर कोई काम नहीं है तो मैं क्यों मॉल में घूमने जाऊं, मेरे को कोई काम नहीं है तो मैं राजवाड़े पे घूमने ना जाऊं, मैं जहां मेरे को ज़रूरी है वहां जाऊं, बनते कोशिश ऐसे समय जाऊं जब भीड़ नहीं रहे, और ज़रूरी होने पे घर से बाहर निकलूं। हाथों की सफाई रखना, अननेसेसरी चीज़ों को टच नहीं करना, और लोगों से गले नहीं मिलना, पास में नहीं रहना, ये मेरे को आज नहीं आने वाले 6 महीने, ये 1 साल तक हमको ये पूरा हमारे जीवन की जो शैली है, जीवनचर्या है, जो दिनचर्या है, उसको बदल के रखना है, जब ही हम सेफ रहे। सर लापरवाहियाँ कितनी भारी पड़ेगी? लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी इधर उधर घूम रहे हो, मास्क नहीं लगा के आप हो सकता है कि भगवान भरोसे आपको इन्फेक्शन भी हो और आप बीमार नहीं हो, पर आपकी उस बीमारी के 10-12 दिन के अंदर आप 100 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो। जी, तो ऐसे में हमें सावधानी तो बरतनी है और स्पेशल मास्क ज़रूर लगाए रखना जरूर है। लगाना है। सर बच्चों के टीकाकरण पर फिर आते हैं कि क्या लगता है, जिस तरह की स्टडीज़ आपने पढ़ी हैं, जिस तरह के ट्रायल्स हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ट्रायल्स में पुख्ता परिणाम सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे में अभी और समय लग सकता है टीकाकरण? नहीं, देखिए क्या है, मैं जो परिणाम मतलब ये कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बच्चों पे क्या होंगे ये आज हम नहीं बता सकते, बट मैंने अभी ये बताया कि उसका अगर हम वैल्यू करें कि आज अगर बीमार होके बहुत सारे बच्चे बीमार ज़्यादा हो जाते हैं और डेथ्स होती हैं, उससे बेटर है कि अगर हम वैक्सीन लगाएं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वैक्सीन रिलेटेड आएगी। आप सभी लोग समझते हैं कि बच्चों के जो दूसरे वैक्सीन लगते हैं, डीपीटी के वैक्सीन में 1.5-2 महीने 2.5 महीने पे जो लगते हैं, 3 खुराक, तीनों में बुखार आता है। तो अभी क्या है कि कोविड के वैक्सीन में काफ़ी सारे लोगों को बुखार आया तो लोग घबरा गए, अरे बुखार तो हर वैक्सीन में आता है, बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए हमको छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ है कि लॉन्ग स्टडीज़ और लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट्स हमको मालूम नहीं है, पर आज बीमारी आज है, आज से 3 साल बाद नहीं है, तो हमको लड़ने के लिए, और अगर हमारे पास वैक्सीन है तो वी शुड बी एबल टू गेट इट। बताया जा रहा है कि फ्लू का जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं बच्चों को इन संक्रामक रोगों से थोड़े कुछ हद तक बचाए रख सकता है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए क्या है, ऐसा सोचा गया है, माना गया है कि फ्लू वैक्सीन और कोरोना बीमारी और जो फ्लू करने वाला जो वायरस है वो एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं, तो क्रॉस रिएक्टिविटी या क्रॉस इम्यूनिटी हो सकती है। दूसरा ये है कि आपको जब दूसरे वायरल इन्फेक्शन होते हैं उससे उस समय इम्यूनिटी कम रहती है। तो अगर बच्चों को हमने स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन लगा रखा है, या पिछले साल भी लगाया था, इस बार फिर लगाया, वो हर साल अक्टूबर नवंबर में नया स्ट्रेन और नया वैक्सीन आता है, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे स्वाइन फ्लू जैसे इन्फेक्शन नहीं होंगे, वायरल इन्फेक्शन नहीं होंगे, इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, तो इन्फ्लुएंज़ा के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन लगना और लग के ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होना वो बात नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं हाँ, तो कहीं ना कहीं बच्चे बगैर वैक्सीन लगे हुए बच्चे और वैक्सीन जिसको स्वाइन फ्लू का वैक्सीन या हम जिसको कॉमन में बोलें कि उसको इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगा हुआ है, वो बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से थोड़े से ज़्यादा सुरक्षित रहे। सर एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं अभी आप कि वाकई में बहुत जल्द से जल्द लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के खतरे, एक एस्ट्रोजेना कंपनी की जो हेड रिसर्चर हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह के वायरस अब आते रहेंगे, हमें उनके लिए तैयार रहना होगा, तो बच्चे अभी तैयार नहीं। देखिए क्या होता है कि इन्फेक्शन होगा ये हम सब समझते हैं, कभी भी आ सकता है ये भी हम समझ रहे हैं, पर हमारे शरीर में वैक्सीनेशन लगने के बाद रोगों से लड़ने की क्षमता आने में भी 2-2.5 महीने लगते हैं, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सच पेंडेमिक इन्फेक्शन। इतना बड़ा इन्फेक्शन, इतने सारे लोग एक साथ बीमार होंगे, तो हमको वैक्सीन लगाना और वैक्सीन लगने के बाद में शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता को बनाए रखना,
उसके लिए भी हमको 2-2.5 महीने का समय चाहिए, विच इज़ अ वेरी बिग विंडो पीरियड। ये काफ़ी बड़ा पीरियड है, क्योंकि अभी प्रेडिक्टेड है कि फरवरी एंड मार्च तक ये मैक्सिमम वापस फिर आ सकता है अगर ओमिक्रॉन पूरे दुनिया में फैला तो। सर वैसे तो सभी को जागरूक किया जा रहा है, पर आप अपने माध्यम से कैसे जागरूक करेंगे जो लोग अभी भी फर्स्ट, कुछ ने तो फर्स्ट भी नहीं लगाया, सेकंड वालों की भी बड़ी हम लोग तो सब हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, जो हमको बच्चे दिखाने आते हैं, माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं, हम सब लोगों से पूछ भी रहे हैं, उनको टोका टाकी भी कर रहे हैं और उनको बोल भी रहे हैं कि अगली बार हम बच्चे को नहीं देखेंगे अगर आपने अपने वैक्सीन नहीं लगवाए। और हमारे घर मेरे से, हम बीइंग डॉक्टर्स, हम लोगों से बहुत सारे लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि साहब ऐसा करना नहीं करना, तो हम सभी को एडवाइस करते हैं कि आप वैक्सीन लगाइए। बची हुई आप सब चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज वैक्सीन अवेलेबल है, शासन ने आपको इतना महंगा का वैक्सीन फ्री में लगा रहे हैं और आप लोगों के पीछे दौड़ दौड़ के लगा रहे हैं और उसके बाद भी लोग नहीं लगा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए और सभी लोगों के लिए एक ये रवैया अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। तो दीपिका, जिस तरीके से डॉक्टर निखिल ओझा सर ने बताया कि महत्वपूर्ण है, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्टडीज़ और अध्ययन की अभी और पुख्ता करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को सही तरीके का वैक्सीन लगे। हालांकि वो इस बात को भी जोर देते हैं कि अगर वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तब भी उन्हें लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो संक्रमण से होने वाली बीमारियों से ज़्यादा गंभीर नहीं हो सकते जी। उनका जो है वो अगर तराजू पे तोलते हैं तो वो ज़्यादा भारी रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि टीकाकरण जल्द से जल्द प्रारंभ हो और बच्चे भी सुरक्षित हों। साथ ही उनके ये भी कहना है कि जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है वे भी जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं ताकि वो दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। धन्यवाद प्रवीण जी और धन्यवाद डॉक्टर निखिल जी हमसे इस विषय पर बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। यहाँ आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी से और उनके साथ जुड़े थे डॉक्टर निखिल ओझा जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा भी जब बड़े लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तब भी उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है और जब तक बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क ज़रूर लगाएं। तो जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन ज़रूर किया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन की दस्तक भारत में हो चुकी है। 5 राज्यों में इसके मरीज सामने आ चुके हैं, वो भी महज 5 दिनों के भीतर। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि सावधानी और सतर्कता ज़रूर बरती जाए। डीएनए न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।